नमस्कार साथियों, एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज मैं लेकर आया हूँ गुप्तोत्तर काल प्राचीन भारत का इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण 40 क्वेश्चंस। तो आज इन 40 प्रश्नों को जानेंगे और इनके उत्तर को मैं बताने वाला हूँ। इनमें से अवश्य परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए, वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों, सबसे पहले जो वीडियो के नीचे लाल रंग का बटन है सब्सक्राइब वाला, उसको प्रेस कर लें। उसके पास जो घंटी वाला चिन्ह है उसको भी दबा लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए अंत तक देखेंगे ताकि पूरी जानकारी स्पष्ट रूप से आपको मिल सकेगी। गुप्तोत्तर काल प्राचीन भारत का इतिहास। पहला प्रश्न है, पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? तो साथियों, पुष्यभूति वर्धन जी ने पुष्यभूति की स्थापना की थी। पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो साथियों, पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा हर्षवर्धन था। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन गद्दी पर कब बैठा था? तो साथियों, 606 ईसा पूर्व हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा था। हर्षवर्धन का राज दरबारी कवि कौन था? तो इसका उत्तर है, हर्षवर्धन का राज दरबारी कवि बाणभट्ट था। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री हेनसांग किसके समकालीन था? तो साथियों, चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के समकालीन था। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो साथियों, इसका उत्तर है, हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। अगला प्रश्न क्रमांक 7 है, अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान था? तो साथियों, अंतिम बौद्ध राजा राजा हर्षवर्धन जी थे जो संस्कृत के महान विद्वान थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 8, हर्षचरित किसके द्वारा लिखित हैं? तो हर्षचरित जो है वो बाणभट्ट के द्वारा लिखा हुआ है, जो कि उनके राजकवि थे, राज दरबारी कवि थे। अगला है, किस राजा ने रत्नावली नामक पुस्तक लिखी? तो सम्राट हर्षवर्धन ने रत्नावली नामक पुस्तक लिखी थी। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय ने के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी से कहाँ से प्राप्त होती है? तो उनकी संघर्ष की जानकारी ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होती है। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की? तो हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 12, सकलो उत्तरापथनाथ किसे कहा गया है? तो सकलो उत्तरापथनाथ हर्षवर्धन जी को कहा गया है, सम्राट हर्षवर्धन को कहा गया है। प्रश्न क्रमांक 13 है, बंगाल का कौन सा शासक हर्षकाल के समकालीन था? साथियों, बंगाल का जो शासक शशांक था उसके समकालीन सम्राट हर्ष थे। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? तो गुप्त वंश के पश्चात उत्तर भारत का जो पुनर्गठन था वो सम्राट हर्षवर्धन ने किया था। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो साथियों, इसका उत्तर है कि हर्ष का शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कन्नौज था। अगला है प्रश्न क्रमांक 16, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो साथियों, सम्राट हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा प्रयाग में किया करते थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 17, हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर वर्तमान में हरियाणा में स्थित है। अगला है, वर्तमान में कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? तो साथियों, कन्नौज जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, हेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? जब हेनसांग भारत की यात्रा करने के लिए भारत आए थे तो उस समय सूती उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नगर मथुरा था। प्रश्न क्रमांक 20, किस चीनी यात्री को यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? तो साथियों, चीनी यात्री हेनसांग को यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया था? तो साथियों, कुंभ के मेले का शुभारंभ
सम्राट हर्षवर्धन के द्वारा किया गया था। किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 100 ग्रामों की आय दान के रूप में दी? 100 ग्रामों की आय दान के रूप में दी। किस शासक ने? तो प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर है हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन ने 100 ग्रामों की आय को दान के रूप में दी थी। अगला है प्रश्न क्रमांक 23, दक्षिण भारत में एरी पत्ती का अर्थ क्या है? तो साथियों, एरी पत्ती का जो अर्थ है वो है जलाशय की भूमि। अगला प्रश्न है, पुष्यभूति काल में राज्य की आय का मुख्य साधन क्या था? पुष्यभूति काल में राज्य की आय का मुख्य साधन भूमि कर था। अगला है प्रश्न क्रमांक 25, पुष्यभूति काल में भूमि कर कितना लिया जाता था? तो पुष्यभूति काल में भूमि कर पैदावार का 1/6वां भाग लिया जाता था। प्रश्न क्रमांक 26, हर्षवर्धन के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था? तो हर्षवर्धन के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति शीलभद्र था। अगला है प्रश्न क्रमांक 27, किस अभिलेख में हर्षवर्धन को परमेश्वर कहा गया है? तो साथियों, मधुवन व बांसखेड़ा अभिलेखों में हर्षवर्धन को परमेश्वर कहा गया है। अगला है प्रश्न क्रमांक 28, कश्मीर का इतिहास किस ग्रंथ में है? साथियों, कश्मीर का जो इतिहास है वो राजतरंगिणी के अंतर्गत है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 29, राजतरंगिणी नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो साथियों, राजतरंगिणी नामक ग्रंथ कल्हण जी ने लिखा था। तो साथियों, ये टॉप 29 क्वेश्चन मैंने आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों।